हेलो दोस्तों। तो आज फिर मैं आ गया हूँ एक वीडियो के साथ और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या नाम है टॉपिक का? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये जो है नीट में भी आता है और 11th क्लास के पूरे टॉपिक में है, पहले चैप्टर में, और 9th क्लास में भी है। तो अगर आप अच्छे से 9th के स्टूडेंट हो, अच्छे से पढ़ते हैं तो 11th में काम आएगा, और अगर आप 11th के स्टूडेंट हो और अच्छे से पढ़ते हो तो आपको नीट और जेई में काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कौन कौन से लॉज हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला जो लॉ पढ़ना है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर दूसरा जो लॉ पढ़ना है आपको वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन। और थर्ड जो लॉ पढ़ना है आपको वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और फोर्थ जो लॉ पढ़ना है आपको वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिफ्थ जो लॉ पढ़ना है वो है गे ल्यूजैक्स लॉ। ल्यूजैक्स लॉ। सिक्स्थ जो लॉ पढ़ना है वो है अवोगाड्रोस। तो टोटल बच्चों 6 लॉ पढ़ने हैं, वन बाय वन करके हम आपको ये लॉज पढ़ाएंगे। और सबसे पहला जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट्स में लिख लीजिए सबसे पहले कि आपको कौन कौन से लॉज पढ़ने हैं, उनके नाम। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखते हैं। तो लेट मी कंसीडर अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स आउट C। ठीक है, हमने क्या लिखा हुआ है? A प्लस बी गिव्स आउट C। ठीक है, तो यहाँ पे जो A प्लस बी लिखा हुआ है ये क्या है? ये बच्चों रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट है। और C जो है वो क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। और ये जो एरो बनी हुई है इस एरो का नाम क्या है? ये डायरेक्शन को बता रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो टोटल दो तरीके से, तीन तरीके से है। एक रिएक्शन बताता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए और एक बताता है बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, और दोनों जो साथ में आ जाते हैं तो बताता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ पहले तो यही बात। जैसे आगे की तरफ ऐसे एरो बनी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर ये रिवर्स उल्टी बनी हो एरो तो उसे हम क्या मानेंगे? कौन सी रिएक्शन है? वो बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, फिर अगर दोनों एक साथ ऐसे एरो बनी हो तो इसके लिए हम किसके लिए यूज करते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोगों ने ये बात पढ़ रखा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात तो हम लोग पहले पढ़ रखे हैं। ठीक है, बहुत छोटी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये पढ़ना है कि जो ये रिएक्टेंट साइड चीजें लिखी इनका मास विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट मास। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारा क्या? A प्लस बी इज इक्वल टू मास ऑफ मास ऑफ सी। मास ऑफ सी क्या है? मास ऑफ सी मतलब प्रोडक्ट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का मास होता है वही प्रोडक्ट का मास के बराबर होता है। ये कौन सा लॉ कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात, सिंपल तरीके से शुरू करते हैं, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। कहता है मास ऑफ reactant is equal to the mass of product। किसमें?
इन ए केमिकल रिएक्शन, तो आप यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल, इन ए केमिकल रिएक्शन ऐड कर दीजिए। इन ए केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे ऐड किया वाला, इन ए केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन, इसका मतलब है, इट मीन्स mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई कंटेनर में, कोई बीकर में रिएक्शन को प्रोसीड करते हो तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन में जितना भी रिएक्टेंट है विल बी गेट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो रिएक्टेंट का मास होगा, द कंप्लीट रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट, पूरी तरीके से वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो रिएक्टेंट का जो मास होगा वही मास प्रोडक्ट का। इसका मतलब है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान ना तो मास क्रिएट हो रहा है और ना ही मास क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय। अगर मास क्रिएट होगा तो प्रोडक्ट का मास बढ़ जाएगा, और अगर मास डिस्ट्रॉय होगा तो प्रोडक्ट का मास कम हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ इक्वल बता रहा है, यानी कि मास ना क्रिएट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। जब बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो बच्चा क्या करता है, बेटा क्या करता है, वो यही गलती में बोल देता है, या कह दीजिए यहीं से शुरू करता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जबकि आपको शुरुआत कहां करना है, शुरुआत यहां से करना है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे आपने ये बात बता दिया, बस उसके आगे आपको बोलना है, इसका मतलब है इट मींस द मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। चलो कुछ एग्जांपल के साथ ये चीज प्रूव करते हैं कि जो बात बोली गई है वो सही बोली गई है। ठीक है, सपोज दैट हमने एक रिएक्टेंट लिया है, क्या लिया है, H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2। ठीक है, तो यहां पर आप एक और चीज देख रहे हैं कि मैंने रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या लिखा है, हम डायरेक्ट लिख सकते थे H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, लेकिन ऐसा नहीं किया है हमने, H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2, पूरा बैलेंस रिएक्शन लिखा है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओनली फॉलोड व्हेन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये तभी फॉलो होता है जब ये कैसी रिएक्शन हो, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। मतलब ये भी हमारा टारगेट होगा कि जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं कि हमारी रिएक्शन जो है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। अगर हमारी इक्वेशन केमिकल रिएक्शन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी। तो हमने एक बैलेंस लिख लिया है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लिया है, जहां पे ये H2 क्या है, एक हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, और ये क्या है, ये ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, और ये वाटर है। वाटर किस फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, गैसियस स्टेट में होती है, हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में। यहाँ पर प्रोडक्ट तो हमारा लिक्विड स्टेट में बन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जहां पर प्रोडक्ट जो है वो गैसियस स्टेट में फॉर्म हो, तो ध्यान रहे ऐसी रिएक्शन अगर क्लोज्ड कंटेनर में हो रही हैं तो ही वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगी। अदरवाइज अगर कंटेनर आपका ओपन है तो गैस सारी क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, और आपको गैस का मास वहां पे नहीं मिलेगा। तो उस दौरान केमिकल रिएक्शन जो हमने करा है लैब के अंदर, वहां पे आपका जो मास होगा वो बराबर नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जब प्रैक्टिकल ये बोर्ड पर करते हैं तो वो गैस वाला फॉर्म लिख देते हैं, लेकिन जब हम लैब में इस चीज को परफॉर्म करेंगे तो ध्यान रहे हमारा कंटेनर एक क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है। टोटल हमारे पास कितने, 4 हाइड्रोजन है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास 15 ग्राम होता है, और दो हमारे पास हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 टू द 32 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 4 ग्राम। तो टोटल आप देखिए रिएक्टेंट का मास अगर हम सम करें तो कितना आ रहा है, 32 और 4 कितना आ रहा है, 36 ग्राम। कितना आ रहा है, 36 ग्राम। अब इधर हम वाटर में देखेंगे तो पहले हम H2 का नॉर्मली मास कैलकुलेट कर लेंगे। 2 + 16 दैट इज 18 ग्राम है। सिर्फ एक
एक मॉलिक्यूल वाटर का मास जो है 18 ग्राम, और यहाँ पर टोटल कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 ग्राम, दैट इज कितना आ जाएगा 36 ग्राम। तो आपको देखना है यहाँ पर कि मास ऑफ रिएक्टेंट 36 ग्राम है और मास ऑफ प्रोडक्ट भी क्या है 36 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात प्रूफ होती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और एक बात, ये रिएक्शन हमारी कैसी है, एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट अगर हम कार्बन का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं, ठीक है, तो कार्बन का रिएक्शन कार्बन प्लस O2 गिव्स आउट CO2, ठीक है, तो कार्बन का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का भी हमने निकाला कितना है 32, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 ग्राम। और आप CO2 देखिए 12 प्लस 16 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम। तो ये आ गया आपका, यहां से भी प्रूव हो रहा है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वही मास ऑफ प्रोडक्ट है।